नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये है दिसंबर मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है आरपीएससी सदस्य है संगीता आर्य। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, तो इन्होंने त्यागपत्र दिया है 28 नवंबर 2025 को। इनका कार्यकाल था 13 अक्टूबर 2026 तक, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इनको कांग्रेस सरकार के समय 14 अक्टूबर 2020 को आरपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई थी। संगीता आर्य जो है राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य, इनकी पत्नी है। ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कब दिया है? इन्होंने दिया है 28 नवंबर 2025 को। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में कुछ आरपीएससी सदस्यों की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की गई थी। इससे पहले मंजू शर्मा जी, डॉक्टर मंजू शर्मा है, कवि कुमार विश्वास की पत्नी है, इन्होंने भी सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर संगीता आर्य ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हाईकोर्ट में एकल पीठ की टिप्पणियों को हटाने के लिए याचिका भी दायर की थी, जो अभी भी लंबित है। तो हाईकोर्ट ने जो है टिप्पणी कर दी थी इनकी कार्यप्रणाली को लेकर। तो डॉक्टर मंजू शर्मा ने सितंबर में इस्तीफा दिया था और इसके ठीक एक महीने बाद यानी लगभग 28 नवंबर 2025 को डॉक्टर संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। अब आरपीएससी की स्थिति की बात करें तो डॉक्टर संगीता आर्य के त्यागपत्र के बाद आरपीएससी में अब कुल 11 स्वीकृत पद है, जिसमें से एक अध्यक्ष और 10 सदस्य है। इसमें से 4 पद क्या हो गए हैं? खाली हो गए हैं। ठीक है, तो 11 स्वीकृत पद है टोटल, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें अब 4 पोस्ट खाली हो गई है। अध्यक्ष सहित इसके अंदर 11 पद होते हैं। अब कार्यरत सदस्य की बात करें तो इसके अध्यक्ष है UR साहू, उत्कल रंजन साहू, इनके सहित अब 7 सदस्य अभी कार्यरत है। खाली पद 4 है। संगीता आर्य, मंजू शर्मा, एक निधन के कारण और एक सदस्य बाबूलाल कटारा पेपर लीक मामले में जेल में होने के कारण जो है निलंबित है। तो 4 पद जो है इसके अंदर खाली है आरपीएससी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर पूछे कि कितने स्वीकृत पद है, तो 11 है, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में 3 अवार्ड के साथ शीर्ष पर रहा है राजस्थान। कौन सा पुरस्कार है ये? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। तो राजस्थान को टोटल 3 अवार्ड मिले हैं और राजस्थान रहा है टॉप पर। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार यानी NGRA 2025 में देश में सर्वाधिक 3 प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है राजस्थान ने। ये पुरस्कार 26 नवंबर 2025 यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, इसको नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय राज्य मंत्रियों के द्वारा प्रदान किए गए थे। अब देखो राजस्थान को जो 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं ये कौन कौन सी है। पहली श्रेणी है इसके अंदर बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर की है, इसको 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। दूसरा पुरस्कार है बेस्ट डेयरी फार्मर हर्षित झुरिया, ये सीकर के हैं, इनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है बेस्ट AI टेक्नीशियन, ये विकास कुमार है, हनुमानगढ़ को मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो तीनों श्रेणियों में जो है राष्ट्रीय जो है गोपाल रत्न पुरस्कार के अंदर राजस्थान को तीन श्रेणियों के अंदर पुरस्कृत किया गया है। अब इसके अंदर बात करें तो राज्य की ओर से यह पुरस्कार RCDF जो है इसकी प्रबंध संचालक है ऋतु भारद्वाज ने ग्रहण किया है। एक अन्य उपलब्धि के अंदर भीलवाड़ा की है दुग्ध उत्पादक माया देवी, इनको कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त प्राप्त हुई है, जो राज्य की पर्यावरण अनुकूल डेयरी पहल को दर्शाती है। तो तीनों पुरस्कार को याद रखना है। कौन कौन से पुरस्कार है? बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट डेयरी फार्मर, बेस्ट AI टेक्नीशियन। राजस्थान विधानसभा में वंदे भारतम दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। तो कौन सी विधानसभा है? राजस्थान विधानसभा, और इसके अंदर उद्घाटन किया गया है वंदे मातरम दीर्घा का। ठीक है, तो संविधान दिवस मनाया था हमने 26 नवंबर 2025 को। इसके अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इन्होंने डिजिटल म्यूजियम में नवनिर्मित वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया है। कहाँ पर यह निर्मित हुई है ये भी ध्यान रखना है। डिजिटल म्यूजियम के अंदर इसको
नवनिर्मित किया गया है और इसका उद्घाटन किया है वासुदेव देवनानी जी ने। ये कब किया है? संविधान दिवस के अवसर पर। इसके साथ ही राजस्थान संभवतः देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां इस प्रकार की दीर्घा स्थापित की गई है। तो वंदे मातरम दीर्घा स्थापित करने वाला राजस्थान जो है देश की पहली, राजस्थान विधानसभा है देश की पहली विधानसभा। इसकी विशेषताएं देखिए क्या है। वंदे मातरम गान के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाई गई इस दीर्घा को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने क्यूरेट किया है और राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने निर्मित किया है। इसको किसने निर्मित किया है? राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने निर्मित किया है वंदे मातरम दीर्घा को। इसमें 37 पैनलों के माध्यम से गान के इतिहास को जीवंत किया गया है। अन्य पहल इसके अंदर क्या की गई? विधानसभा परिसर में इससे पहले संविधान दीर्घा यानी राजनीतिक आख्यान संग्रहालय और शौर्य वाटिका का भी लोकार्पण किया जा चुका है। तो 3 याद रखिए, आपको 3 याद रखिए। एक तो है वंदे मातरम दीर्घा, एक है संविधान दीर्घा और एक है शौर्य वाटिका। ये तीनों जो है इनका लोकार्पण किया जा चुका है। कहाँ पर? राजस्थान की विधानसभा के अंदर। राजस्थान जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो गया है। किसके अंदर शामिल हुआ है? 3 जो श्रेष्ठ राज्य है, किसके मामले में है ये? जल संचयन और जन भागीदारी के अंदर इन राजस्थान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो राजस्थान को देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के 9 जिलों को विभिन्न श्रेणियों में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कृत जिलों की सूची देखिए क्या क्या है। पश्चिमी जोन की कैटेगरी फर्स्ट के अंदर भीलवाड़ा सेकंड, बाड़मेर को द्वितीय पुरस्कार मिला है। पश्चिमी जोन की बात हो रही है। पश्चिमी जोन की कैटेगरी सेकंड की बात करें तो जयपुर सेकंड और उदयपुर को थर्ड पुरस्कार, तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। पश्चिमी जोन की कैटेगरी 3 के अंदर अलवर को पहला स्थान, डूंगरपुर को छठा स्थान, बारां को 8वां, चित्तौड़गढ़ को 11वां और सीकर और राजस्थान को 12वां पुरस्कार मिला है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान को प्राप्त पुरस्कार देखिए। तो राजस्थान को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में खरलान जल उपयोक्ता संगम श्री गंगानगर ने सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में तीसरा स्थान एवं बजरंग लाल जेठू, ये सीकर के हैं, इन्होंने जल क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पहला पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र का प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी ने स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान की इनसाइड कैंपस उप श्रेणी में दूसरा जो है संयुक्त पुरस्कार जीता है। अंबुजा फाउंडेशन जयपुर ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी के अंदर दूसरा पुरस्कार जीता है। तो ये सारे जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार है और इनमें राजस्थान को जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विभिन्न श्रेणियों में ये पुरस्कार है, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाई है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी। इन्होंने 26 नवंबर 2025 को जयपुर के अमर जवान ज्योति से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती थी। इसके उपलक्ष्य में सरदार @150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो यमुना प्रवाह यात्रा ये किसके अंतर्गत है? ये सरदार @150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत है और इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है मुख्यमंत्री जी ने 26 नवंबर 2025 को जयपुर के अमर जवान ज्योति से। यात्रा मार्ग एवं स्वरूप की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित 4 यात्राओं में से राजस्थान के 10 जिलों से गुजरेगी ये। ठीक है। तो 2 राजस्थान के 10 जिलों से गुजरेगी और केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित होगी 4 यात्राएं। इसमें से 2 कहाँ से गुजरेगी? राजस्थान के 10 जिलों से। इसमें यमुना प्रवाह की बात करें तो जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर और सिरोही होते हुए और जेपी नड्डा के द्वारा दिल्ली से रवाना की गई गंगा प्रवाह। ठीक है। एक तो है यमुना प्रवाह, एक है गंगा प्रवाह। गंगा प्रवाह जो है अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर होते हुए सरदार पटेल के जन्म स्थान है करमसद, ये गुजरात के अंदर है, यहाँ पर पहुँचेगी। तो 4 यात्राएं हैं, इनमें से 2 यात्राएं राजस्थान से गुजरेगी,
कौन कौन सी है? यमुना और गंगा, दोनों याद रखने हैं। कौन कौन से जिलों से गुजरेगी? तो 10 जिलों से गुजरेगी राजस्थान के। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों के युवाओं को सरदार पटेल के संघर्ष, जीवन मूल्य और देशभक्ति से परिचित कराना इसका उद्देश्य है। तो गंगा प्रवाह और यमुना प्रवाह गुजरेगी राजस्थान के 10 जिलों से। देशव्यापी संतृप्ति अभियान, तो राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आया है। कौन सा अभियान है ये? देशव्यापी संतृप्ति अभियान। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी संतृप्ति अभियान यानी 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर 2025 में राजस्थान 1.28 करोड़ लाभार्थियों के साथ देश में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो राजस्थान का स्थान रहा है दूसरा। किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये चलाया जा रहा है वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा, और ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है। दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है और यूपी का स्थान रहा है पहला, और इसमें 1.30 करोड़ के साथ जो है लाभार्थी है यूपी के अंदर। राजस्थान के अंदर है 1.28 करोड़ लाभार्थी, और राजस्थान का स्थान है दूसरा, यूपी का स्थान है पहला। महाराष्ट्र 1,40,000, बिहार है 97.53 लाख, और आंध्र प्रदेश 91.50 लाख क्रम से तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं। अभियान का मकसद है हर ग्राम पंचायत तक बैंकिंग यानी बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं पहुंचाकर पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना। ठीक है, तो ये जो अभियान है, इस अभियान का नाम याद रखिए क्या है? देशव्यापी संतृप्ति अभियान। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान का स्थान याद रखना है, राजस्थान का स्थान है दूसरा। मकसद क्या है इसका? हर ग्राम पंचायत तक बैंकिंग की सुविधा को, बीमा और पेंशन की सेवाएं पहुंचाकर पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना इसका उद्देश्य है। राजस्थान का प्रदर्शन राज्य की 11,232 ग्राम पंचायत है। इसके अंदर शिविर लगाकर निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गई है। देखिए क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई है। ये वैसे महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रखनी है। योजनाएं कौन कौन सी थी इसके अंतर्गत? तो पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके अंतर्गत नामांकन हुए हैं 17,75,975। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंतर्गत 8,43,870 नामांकन हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके अंतर्गत 6,32,472 नए खाते खोले गए हैं। अटल पेंशन योजना, इसके अंदर 1,73,716 लाभार्थी रहे हैं। इसके अलावा अन्य कार्य किए गए 54.38 लाख जनधन खातों की KYC भी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटरशेड महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री है कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया 13 नवंबर 2025 को। कब किया गया है ये? 13 नवंबर 2025 को वाटरशेड महोत्सव का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया है। इसको शिक्षा और पंचायती राज मंत्री है हमारे मदन दिलावर के मुख्य आतिथ्य में कोटा जिले की खैराबाद तहसील के उंडवा गांव से इसका शुभारंभ किया गया है वाटरशेड महोत्सव का। किसने किया गया है? कौन अतिथि थे इसके अंदर? तो मदन दिलावर जी थे। मदन दिलावर जी कौन है? ये है शिक्षा और पंचायती राज मंत्री। और इसका शुभारंभ कब किया गया? 13 नवंबर 2025 को। इसके अंतर्गत मुख्य घोषणाएं की गई। देखिए क्या क्या घोषणाएं की गई है। मोबाइल सीड बैंक मॉड्यूल, तो वानस्पतिक बीज बैंकों की मॉनिटरिंग के लिए मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो वानस्पतिक जो बीज बैंक है इनकी मॉनिटरिंग के लिए मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान पहला राज्य है जहां देसी वनस्पतियों के लिए बीज बैंक बनाए गए हैं। तो देसी वनस्पतियों के लिए बीज बैंक बनाए जाने के मामले में राजस्थान जो है पहला राज्य है। अभियान की बात करें तो विलायती बबूल हटाओ चारागाह बचाओ अभियान के तहत विलायती बबूल जो है जूली फ्लोरा इसको बोलते हैं, इसको हटाने का आह्वान किया गया है। मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान, तो 4 नवंबर से लेके 16 दिसंबर, ठीक है 16 दिसंबर तक चलने वाला जन जागृति अभियान है ये मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। इसके अंतर्गत पुरस्कार वितरण भी किया गया। तो जल ग्रहण क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली 15 परियोजनाओं को भारत सरकार के द्वारा 20-20 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। नेक्स्ट है 4 व्यावसायिक सुधार क्षेत्रों में राजस्थान शीर्ष पर रहा है।
ठीक है। तो 4 व्यावसायिक सुधार क्षेत्र है, इसके अंदर राजस्थान कौन शीर्ष पर रहा है। राजस्थान में बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 यानी BRAP, ठीक है, BRAP का फुल फॉर्म है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। इसके अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के 4 प्रमुख व्यावसायिक सुधार क्षेत्रों में शीर्ष स्थान यानी टॉप रैंक हासिल की है। तो शीर्ष स्थान वाले 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये याद रखिए। तो राजस्थान को निम्नलिखित श्रेणियों के अंदर शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसके अंदर पहला है व्यवसाय प्रवेश यानी बिजनेस एंट्री, दूसरा है लेबर रेगुलेशन यानी श्रम नियमन सुविधाएं, लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स, इसके बाद में तीसरा है एनवायरनमेंट रजिस्ट्रेशन यानी पर्यावरण पंजीकरण, और चौथा है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। तो टॉप राज्य का दर्जा दिया गया है राजस्थान को इन क्षेत्रों में। जारीकर्ता संस्था कौन सी है? यह रैंकिंग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, DPIIT, भारत सरकार के द्वारा ये जो है रैंकिंग दी गई है। यह उपलब्धि राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों और पारदर्शी प्रशासन का परिणाम है। तो 4 क्षेत्र याद रखिए बिजनेस के अंदर, ये है टॉप अचीवर की श्रेणी के अंदर 4 क्षेत्र है। एक तो है बिजनेस एंट्री, दूसरा है लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स, तीसरा है एनवायरनमेंट रजिस्ट्रेशन और चौथा है सर्विस सेक्टर। तो शीर्ष स्थान वाले ये 4 क्षेत्र है। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 में कांग्रेस जीत गई है। तो राजस्थान की अंता विधानसभा सीट है, इसकी संख्या है 193, ठीक है। इस पर 11 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था, 14 नवंबर को मतगणना हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने इसके अंदर जीत हासिल की है। विजेता रहे हैं इसमें प्रमोद जैन भाया, इनके मत रहे हैं इसके अंदर 69,571 मत, और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे मोरपाल सुमन, ये बीजेपी के हैं। 53,659 वोट मिले इनको और 15,612 वोट से ये विजयी हुए हैं। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के हैं ये। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, इन्होंने 53,800 मत प्राप्त करके मुकाबले को रोचक बनाया है। ये क्यों हुआ था उपचुनाव? यह सीट भाजपा विधायक थे कंवरलाल मीणा, इनकी सदस्यता रद्द होने यानी इनकी सदस्यता रद्द हुई थी, मई 2025 के कारण रिक्त हुई थी। उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अयोग्य घोषित कर दिया था। तो कंवरलाल मीणा की सीट रिक्त होने के कारण ये चुनाव हुए और इसके अंदर कांग्रेस विजयी हुई। प्रमोद जैन भाया इसके अंदर विजयी हुए हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा विभाग और CSEP रिसर्च फाउंडेशन के बीच में MOU हुआ है। तो राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान आधारित नीतिगत निर्णयों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 10 नवंबर 2025 को CSEP रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? विद्युत क्षेत्र की नीतियों को डेटा और अनुसंधान पर आधारित बनाना, ठीक है। तो रिसर्च ओरिएंटेड बनाने के लिए CSEP के साथ में ऊर्जा विभाग ने जो है MOU किया है। अब इसके अंदर 3 प्रमुख कार्य है इसके। सौर ऊर्जा के मामले में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रणाली का ढांचा तैयार करना, लागत, सस्ती और प्रभावी बिजली खरीद यानी पावर परचेज की रणनीतियाँ बनाना, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्ट ग्रिड का नीतिगत अध्ययन करना, ठीक है। तो ये ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा विभाग और CSEP के बीच में MOU किया हुआ है। नेक्स्ट है उदयपुर सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उदयपुर जो है इसको 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI कॉन्फ्रेंस 2025 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है हमारी जो उदयपुर सिटी है इसको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। यह पुरस्कार उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो है प्राप्त किया है। अब पुरस्कार की श्रेणी तो सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये श्रेणी थी इसकी, और किस आधार पर दिया गया है? गैर मोटर चालित जो परिवहन है यानी पैदल चलना और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के मामले में उदयपुर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य उपलब्धियां क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, तो शहर में 14.5 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक और डॉकिंग यार्ड्स जो है ये बनाए गए हैं। 400 सार्वजनिक साइकिलें उपलब्ध करवाई गई है, और फतेहसागर झील, हिरणमगरी और बलीचा स्मार्ट रोड जो है इसके अंदर ये प्रमुख क्षेत्र है। उदयपुर को दिया गया है कौन सा पुरस्कार है? ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट।
कृषि और पशुपालन उद्यमिता पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कृषि और पशुपालन उद्यमिता पर 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 11 से लेकर 13 नवंबर 2025 को। कहाँ पर किया गया? उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो किस पर आधारित थी ये? कृषि और पशुपालन उद्यमिता पर आधारित थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उदयपुर के अंदर ये आयोजित की गई है। इसका शुभारंभ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसका जो है शुभारंभ किया है। आयोजक जो है, इसका आयोजन किसने किया? आयोजक है राजीविका, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को की सुविधा के लिए इंडियन बैंक और राजीविका के बीच में समझौता ज्ञापन पर इसके अंदर साइन किए गए। ठीक है, तो उदयपुर के अंदर ये हुआ था, और उदयपुर के अंदर ही ये एमओयू हुआ है। किस किस के बीच में? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की सुविधा के लिए किया गया है, इंडियन बैंक और राजीविका के बीच में एमओयू। ठीक है, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कृषि और पशुपालन उद्यमिता पर। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता। तो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर किंगडम ऑफ चेस के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 9 नवंबर 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया था। अब प्रतियोगिता का परिणाम क्या रहा इसका? चेस चैंपियनशिप है ये। मैन ओपन श्रेणी के अंदर पहला स्थान आदित्य ढींगरा ने जीता, 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। दूसरा पुरस्कार जीता वर्णित दीक्षित ने, 21,000 रुपये से पुरस्कृत किए गए। अंडर 17 श्रेणी के अंदर बॉयज़ के अंदर दर्श शर्मा ने जीता है, और गर्ल्स के अंदर अनुष्का यादव ने पुरस्कार जीता है। ये सारे देखिए चेस के खिलाड़ी हैं, आदित्य ढींगरा, वर्णित दीक्षित, दर्श शर्मा और अनुष्का यादव। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्त्री पुष्कर मेला 2025। तो 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर 2025 को पुष्कर अजमेर के अंदर आयोजित हुआ ये, और इसे पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्त्री पुष्कर मेला का आयोजन कब से कब किया गया? 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला। इसका शुभारंभ किया गया है दिया कुमारी जी ने, समापन किया गया है भागीरथ चौधरी, ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, एवं सुरेश सिंह रावत के द्वारा। प्रमुख तथ्य और रिकॉर्ड। तो पशु संख्या इसके अंदर मेले में कुल 6,715 पशु आए थे, और सर्वाधिक इसके अंदर घोड़े थे 4,957। ठीक है, अमजद अजमेर की गाय ने 24 घंटे में 39.673 किलो दूध देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अजमेर की एक गाय थी, इसने 24 घंटे में कितना दूध दिया है? 39.673 किलो। पुरस्कार सभी विजेता अजमेर से हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पशु मेला पशु तो दीपक को दिया गया है, ये 21,000 रुपये की राशि। सर्वश्रेष्ठ गिर पशु मानमल पुरस्कार है, इसमें 21,000 रुपये का। सर्वश्रेष्ठ दुधारू पशु ये अमजद को दिया गया है, और ये पुरस्कार है इसके अंदर 21,000 रुपये। और हमने ऊपर पढ़ा है कि इनकी गाय ने 24 घंटे के अंदर 39 किलो 673 ग्राम दूध देकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसी प्रकार हुनेद करमालावाला उदयपुर ने अश्व नर यानी सर्वश्रेष्ठ स्टेलियन प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। सुवालाल जो परबसर नागौर के हैं, इन्होंने ऊंट नर प्रतियोगिता में, एवं सुभाष सीकर ने ऊंट सवारी प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है पीएम कुसुम। एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं इस पीएम कुसुम योजना के तहत। तो जयपुर डिस्कॉन ने 31 अक्टूबर 2025 को पीएम कुसुम यानी कंपोनेंट सी के तहत एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की उपलब्धि हासिल की है। तो एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं जयपुर डिस्कॉम ने। इसकी कुल क्षमता है 9.28 मेगावाट। कहाँ कहाँ पर स्थापित किए? सुनेल झालावाड़, पीपली एवं देवली टोंक, और ब्रह्मबाद भरतपुर और राडावास जयपुर के अंदर। ठीक है, इन संयंत्रों से 1314 कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। तो दिन के समय बिजली उपलब्ध हो सकेगी। 5 संयंत्र स्थापित किए गए हैं एक ही दिन के अंदर जयपुर डिस्कॉम के द्वारा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यानी जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं KIUG। ये 2025 के गेम्स है ये, और इनका संस्करण है 5वां, और इसका शुभारंभ किया गया है राजस्थान से। तो राजस्थान के अंदर होंगे
KUIG गेम्स कब से कब तक होंगे ये होंगे 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक, ठीक है। तो अभी ये पूर्ण हो चुके हैं, 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये खेले गए हैं। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का भव्य उद्घाटन किया गया 24 नवंबर 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से, ठीक है। इन खेलों का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। पहली बार है जब राजस्थान इस स्तर की मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। KIUG का आयोजन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI, राजस्थान सरकार, राज्य क्रीड़ा परिषद, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU और राष्ट्रीय खेल महासंघों के तकनीकी सहयोग से जो है ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें होस्ट विश्वविद्यालय कौन सा है, तो पूर्णिमा विश्वविद्यालय इस पूरे इवेंट का होस्ट यूनिवर्सिटी है। खिलाड़ी तो KIUG में कुल 4,448 खिलाड़ी 222 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं। मेज़बान राजस्थान के दल में जो है 163 पुरुष है और 72 महिला खिलाड़ी शामिल है। अब इसके अंदर खेल याद रखिए कौन कौन से गेम हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर KIUG में कुल 24 खेलों में से 23 जो है पदक विजेता खेल है, ध्यान रखिए, और एक इसके अंदर प्रदर्शन खेल है खो खो। तो 24 टोटल खेल है, इसके अंदर 23 तो है ऐसे खेल है जिसके अंदर पदक दिया जाएगा, और एक खेल ऐसा है जो केवल प्रदर्शन खेल है जिसका नाम है खो खो। इन 23 स्पर्धाओं में 296 स्वर्ण पदक दांव पर है। इसमें नई जोड़ी गई स्पर्धाएं, तो पहली बार इसके अंदर नई स्पर्धाएं जोड़ी गई हैं। इसमें बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग, ये तीनों याद रखना है, महत्वपूर्ण है। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग। आयोजन स्थल और आयोजित खेल, तो इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राजस्थान के 7 प्रमुख शहरों में होगा। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और अलवर में इसका आयोजन किया जा रहा है एक साथ। जयपुर के अंदर जो है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मल्लखंब और साइकिलिंग। अजमेर के अंदर रग्बी खेल और खो खो के प्रदर्शन मैच। उदयपुर के अंदर जूडो, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग, और बीकानेर के अंदर कबड्डी और भारोत्तोलन। जोधपुर के अंदर योगासन और टेबल टेनिस। कोटा के अंदर तलवारबाजी और वॉलीबॉल, और भरतपुर के अंदर कुश्ती और मुक्केबाजी, ठीक है। इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए इसका शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर है खम्मा और घनी। क्या है इसका शुभंकर? खम्मा और घनी। आधिकारिक मस्कट जो है ऊंट पर आधारित जोड़ी खम्मा और घनी है, जो राजस्थान की पारंपरिक अभिवादन शैली खम्मा घनी एवं राज्य के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का प्रतीक है। तो जब भी जो है अतिथि आता है राजस्थान में, तो उसके लिए खम्मा घनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को जो है मस्कट बना दिया गया है, ठीक है, शुभंकर बना दिया गया है। मसाल, इसे राजस्थान के किलों और रेगिस्तानी रूपांकनों को प्रतिध्वनित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो युवाओं और उत्कृष्टता की शाश्वत लो का प्रतीक है। लोगो क्या है इसमें? हवा महल, जयपुर की शाही विरासत और अनुग्रह का प्रतीक है ये हवा महल। रणथंभौर का किला, ये ताकत और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। रेत के टीले राजस्थान के रेगिस्तानी परिदृश्य को दर्शाते हैं। पवन चक्कियाँ आधुनिकता, स्थिरता और ऊर्जा का प्रतीक है। गुलाबी रंग के पैलेट, ये जयपुर गुलाबी शहर को समर्पित है। इसका समावेश लोगों के अंदर किया गया है। तो लोगों के अंदर क्या क्या चीज़ है? ये है हवा महल, रणथंभौर का किला, रेत के टीले, पवन चक्कियाँ और गुलाबी रंग के पैलेट। नेक्स्ट है SDRF। राजस्थान टीम ने वेस्टर्न जोन में जो है हासिल किया है दूसरा स्थान। तो SDRF जो है राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राजस्थान की टीम ने CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदाओं से निपटने के कौशल प्रदर्शन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। वेस्टर्न जोन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आयोजन किया गया है 14 से लेकर 16 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के तत्वाधान में पुणे के अंदर ये आयोजित किया गया है। उपलब्धि क्या है? तो राजस्थान SDRF टीम ने इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 10 से लेकर 12 नवंबर 2025 को NDRF की 8वीं बटालियन गाजियाबाद में। और प्रदर्शन क्या रहा? वेस्टर्न जोन में सफलता के बाद टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
नेक्स्ट है जयपुर में फोरहेक्स फेयर 2025 का आयोजन किया गया है। तो फोरहेक्स फेयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। तो जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 21 से लेकर 24 नवंबर को 4 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट फेयर यानी फोरहेक्स फेयर 2025 का आयोजन किया गया है। यह इस मेले का 11वां संस्करण था। ठीक है, तो फोरहेक्स फेयर 2025 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 21 से लेकर 24 नवंबर तक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जयपुर की कला संस्कृति को बढ़ावा देना और आमजन में हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रायोजक है वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, EPCH, MSME, PMS योजना और IEML इसके आयोजक है। ठीक है, प्रायोजक है। मेले के अंतिम दिन फोरहेक्स एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। अब इसके अंदर प्रमुख पुरस्कार देखिए कौन कौन से हैं। अर्थ होम शुभंकर, तो इनोवेटिव स्टाइल डिजाइन में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया है। आर्ट एज आउटस्टैंडिंग सॉफ्ट फर्निशिंग प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया है। नंदी बॉय कुबेर बेस्ट हैंडीक्राफ्ट विजुअल स्टोरी टेलिंग अवार्ड दिया गया है। कारीगरी के मामले में बेस्ट फर्नीचर एंड लाइफ स्टाइल डिस्प्ले श्रेणी के अंदर सम्मान दिया गया है। आर्टिजन अवार्ड बेस्ट क्रिएटिव आर्ट शोकेस का खिताब दिया गया है। स्टूडियो एकस्थ बेस्ट फ्यूजन हैंडीक्राफ्ट डिस्प्ले के लिए सम्मानित किया गया है। फेयर की स्टूडेंट प्रतियोगिता डिजाइन बूथ में आर्ट्स कॉलेज और पोद्दार इंस्टीट्यूट इसके अंदर विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है अमर सिंह ने थाईलैंड में जीती है 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन। तो अमर सिंह है, इन्होंने थाईलैंड के अंदर जीती है 100 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन थी ये। तो चौथवाड़ी चौमू निवासी है अमर सिंह देवंदा। इन्होंने 12 से लेकर 13 नवंबर 2025 को बैंकॉक में आयोजित एशिया ओशिनिया 100 किलोमीटर की है ये अल्ट्रा चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा है। तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अमर सिंह ने 100 किलोमीटर की दौड़ में 6 घंटे की दौड़ पूरी की इन्होंने 6 घंटे 59 मिनट 37 सेकेंड में, और ये नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अमर सिंह देवंदा ने, कहाँ के हैं ये? जम्मू के निवासी है। इसका आयोजन किया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स। वे 11 सदस्यीय भारतीय दल का हिस्सा थे। अमर सिंह के बारे में देखिए, ये भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल सोल्जर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अप्रैल 2024 कैनबरा 24 घंटे में 272.537 किलोमीटर दौड़कर रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल ये जीत चुके हैं। झुंझुनू में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के बांसियाल गांव के पास ही हाल ही में हुए उत्खनन में लगभग 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो झुंझुनू का है बांसियाल गांव और यहाँ पर 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थल ताम्र पाषाणिक यानी चालकोलिटिक संस्कृति से जुड़ा है और इसे प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता का ही विस्तार माना जा रहा है। तो गणेश्वर सभ्यता का ही विस्तार है ये, और ताम्र पाषाणिक संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है। कहाँ पर प्रमाण मिला है? ये मिला है झुंझुनू जिले के बांसियाल गांव में। उत्खनन से प्राप्त अवशेष की बात करें तो यह पहली बार स्पष्ट आवासीय ढांचे यहाँ पर मिले हैं और जो एक संगठित और बस्ती की ओर इशारा करते हैं। तो गणेश्वरी सभ्यता का विस्तार है ये, और यहाँ पर क्या मिले हैं? आवासीय ढांचे। कहाँ पर है ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के बांसियाल गांव में मिले हैं। इसके अलावा घरेलू वस्तुएं मिली है इसके अंदर। मिट्टी का चूल्हा है, स्टोरेज पिट है, हड्डी के औजार और आभूषण, तांबे की अंगूठी प्राप्त हुई है। निर्माण शैली, तो यहाँ लाइम पाउडर यानी चूना से बनी दीवारें भी मिली हैं जो उन्नत घरेलू जीवन का प्रमाण है। व्यापारिक संबंध और महत्व, तो बाहरी संपर्क, यहाँ कार्नेलियन पत्थर के मनके भी मिले हैं। कौन से पत्थर के? कार्नेलियन पत्थर के मनके मिले हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता के लोगों का गुजरात और हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापारिक रिश्ता था। तो किसके साथ था? गुजरात और हड़प्पा सभ्यता के साथ इनका व्यापारिक रिश्ता था। सांस्कृतिक केंद्र, यह स्थल हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के अन्य इलाकों के बीच प्रारंभिक अंतर सांस्कृतिक संपर्क का केंद्र था।
शोधकर्ता, तो इस महत्वपूर्ण शोध का नेतृत्व डॉक्टर ईसा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिन्हा देशपांडे ने किया है। कविता स्वामी लैंगिक संवेदनशीलता के लिए सम्मानित हुई है। तो कविता स्वामी है, इनको लैंगिक संवेदनशीलता के लिए सम्मानित किया गया है। दैनिक भास्कर नागौर की रिपोर्टर है कविता स्वामी, इनको 19 नवंबर 2025 को टाटा जो मुंबई थिएटर है इसमें आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है। अवार्ड जो है लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2025 का 15वां संस्करण था। ये लैंगिक संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों पर बेहतरीन पत्रकारिता के लिए इनको जो ये अवार्ड दिया गया है। आयोजक कौन था? ये अवार्ड पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के सहयोग से दिया जाता है। कुल विजेता, तो इस संस्करण में देश के 14 राज्यों से कुल 97 मीडिया प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के सांवलाराम बिश्नोई, इनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो बाड़मेर बाढ़ के निवासी है BSF के जांबाज सांवलाराम बिश्नोई, इनको 21 नवंबर 2025 को गुजरात के भुज में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती समारोह में मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो सम्मान समारोह की बात करते हैं, तो इसका वितरण जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और BSF महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने ये सम्मान उनकी वीरांगना पत्नी रुक्मणी देवी को प्रदान किया है। इनकी शौर्य गाथा, तो बलिदान सांवलाराम ने 26 जुलाई 2022 को कांगो UN मिशन में प्रदर्शनकारियों के हमले का सामना करते हुए अदम्य साहस के साथ सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो सांवलाराम बिश्नोई कहाँ के हैं? ये है बाड़मेर बाढ़ के निवासी। अन्य सम्मान उन्हें पूर्व में UN मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की गई है। तो राजस्थान की बदनलाल सरकार ने 21 नवंबर 2025 को प्रदेश के 41 जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की है, जिससे राज्य का पंचायती राज ढांचा बदल गया है। तो 41 जिलों में जो है ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है राजस्थान सरकार ने। इसके अंदर प्रमुख सांख्यिक बदलाव क्या हुए हैं देखिए। नई पंचायतें, तो 3400 से अधिक नई पंचायतें इसके अंदर जुड़ी है। अब कुल संख्या हो गई है 11,194 से बढ़कर 14,000 से अधिक इसकी संख्या हो गई है। पंचायत समितियों की बात करें तो 33 जिलों में 85 नई समितियां बनी हैं और कुल संख्या बढ़कर इनकी 450 हो गई है। जिला परिषद, तो इनकी संख्या 33 से बढ़कर कितनी हो गई है? 41 जिला परिषद हो गई है। जिलावार परिवर्तन की बात करें तो सर्वाधिक जो है सबसे अधिक 270 नई पंचायतें बाड़मेर के अंदर और सबसे कम झालावाड़ में बनी है। तो सबसे ज़्यादा किस में बनी है? बाड़मेर के अंदर 270 नई पंचायतें और सबसे कम झालावाड़ में बनी है 19 पंचायतें। अब देखो नगर पंचायत समिति जो है डीग, इसका नाम परिवर्तित करके ब्रजनगर कर दिया गया है। सम पंचायत समिति जैसलमेर की है, इसका नाम कर दिया गया है खोड़ी। समाप्त जो समितियां हैं वो सीकरी, डीग और भनोखर, अलवर, इनको समाप्त कर दिया गया है। इसमें अपवाद देखिए 8 जिले हैं, झालावाड़, भरतपुर, डीग, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, इसमें कोई भी नई पंचायत नहीं बनी है। तो 8 जिलों के अंदर कोई भी नई पंचायत नहीं बनी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान उपविजेता बना है। कौन सी प्रतियोगिता है ये? राष्ट्रीय सब जूडो प्रतियोगिता। तो इसका आयोजन किया गया था 16 से लेकर 19 नवंबर 2025 को हैदराबाद के अंदर, और इस प्रतियोगिता में राजस्थान टीम बालक वर्ग इसके अंदर उपविजेता रही है। इसमें कुल 4 पदक, 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य पदक राजस्थान ने जीते हैं। अब पदक विजेता कौन कौन है? विजेंद्र कुमार है, इन्होंने 35 kg भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। शुभम आचार्य है, 55 kg भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। राहुल खारोल है, इन्होंने 60 kg भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। अशोक गोदर है, 30 kg भार वर्ग के अंदर कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, हरमनप्रीत कौर का जयपुर में वैक्स स्टैचू लगेगा। कहाँ पर? जयपुर के अंदर हरमनप्रीत कौर का लगेगा वैक्स स्टैचू।
तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और विश्व कप विजेता हरमनप्रीत कौर, इनकी वैक्स प्रतिमा जो है जयपुर के नाहरगढ़ किले में स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम के अंदर स्थापित की जाएगी। ठीक है, नाहरगढ़ किले के अंदर स्थित है जयपुर वैक्स म्यूजियम। यहाँ पर भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है इसके कप्तान है हरमनप्रीत कौर, इनका जो है वैक्स स्टेचू बनाया स्थापित किया जाएगा। 8 मार्च 2026 को इसका अनावरण किया जाएगा और यह प्रतिमा भारत की ऐतिहासिक महिला विश्व कप टीम जीत को जो है समर्पित रहेगी। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, MS धोनी के बाद यह म्यूजियम में दूसरे विश्व कप विजेता कप्तान की प्रतिमा होगी। अन्य क्रिकेटर यहाँ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की प्रतिमाएं पहले से ही मौजूद है। नेक्स्ट है पैरा शटलर कृष्णा नागर ने जापान में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, पैरा शटलर है कृष्णा नागर, इन्होंने कहाँ पर, जापान के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन प्लेयर है राजस्थान के कृष्णा नागर, इन्होंने जापान में 9 नवंबर 2025 को संपन्न हुई होलिक दाइहत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने के अंदर सफलता प्राप्त की है। अब कृष्णा के द्वारा विजित पदक कौन से हैं, तो कृष्णा ने पुरुष एकल में गोल्ड के साथ साथ मिक्स डबल्स में नित्या श्री शिवन के साथ जोड़ी बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कृष्णा ने ये दोनों मेडल SH6 कैटेगरी के अंदर जीते हैं। ठीक है, तो SH6 कैटेगरी में कृष्णा नागर ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है RUHS और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के मध्य में MOU किया गया है। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय UK, इसके बीच में नवंबर 2025 में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। अब इसमें जो साझेदारी का नाम है राजस्थान मैनचेस्टर सहयोग RMC इसका नाम दिया गया है। कार्यक्षेत्र क्या रहेगा इसका, मुख्य रूप से फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी मेडिसिन एंड हेल्थ के क्षेत्र में ये सहयोग के लिए जो है MOU किया गया है। गतिविधियाँ क्या है इसमें, संयुक्त शोध परियोजनाएं, स्टूडेंट एवं फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम और नए प्रमाण पत्र कोर्सेज शुरू किए जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है सिंचाई जल क्षमता दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन। तो सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 22 नवंबर 2025 को जयपुर में स्थित है CCS NIAM के अंदर आयोजित किया गया है। यह देश भर में आयोजित होने वाले 4 क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम था। इसके आयोजक कौन है, जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन का जो है जल उपयोग दक्षता ब्यूरो इसका जो है आयोजक है। चर्चा तो प्रति बूंद अधिक फसल और पायलट MCAD योजना पर जो है इसके अंदर ये चर्चा केंद्रित रही थी। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के सफल मॉड्यूल्स प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों के जो सफल मॉडल्स है ये प्रस्तुत किए गए। हरियाणा का देखो सफल मॉडल है मेरा पानी मेरी विरासत और सही फसल, इसके अंदर प्रस्तुत किया गया। लेह का है हिम स्तूप, इसके बाद में कर्नाटक का है स्काडा प्रणाली, राजस्थान का है सूक्ष्म सिंचाई विस्तार। तो ये सारे मॉडल्स जो है ये सक्सेसफुल मॉडल है और इनको जो है पेश किया गया इस सम्मेलन के अंदर। भारत में लगभग 80 से 85% मीठे पानी का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी मीठा पानी है इसके 80 से 85% का उपयोग हम किस में करते हैं, कृषि कार्य के लिए। नेक्स्ट है उदयपुर को मिला है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड। तो झीलों की नगरी है उदयपुर, इसने आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2025 में एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब जीता है। ठीक है, तो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब किसने जीता है, उदयपुर ने जीता है। 22 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में ये जो है ये इवेंट आयोजित की गई थी। वितरण सिक्किम के मंत्री है TT भूटिया के द्वारा इसका वितरण किया गया ये अवार्ड का, और प्राप्त करता है राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक है आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक है सुमिता सारोज, इन्होंने इसको प्राप्त किया है। हेरिटेज हब, तो देश की लगभग 70% हेरिटेज प्रॉपर्टीज राजस्थान में है। ठीक है, 70% हेरिटेज प्रॉपर्टी कहाँ पर है, राजस्थान में है। 120 से अधिक वेन्यू नियमित शादियों की मेज़बानी करते हैं। रैंकिंग की बात करें तो उदयपुर वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 वेडिंग डेस्टिनेशन के अंदर शामिल है। तो टॉप 5 वेडिंग डेस्टिनेशन के अंदर उदयपुर का स्थान आता है वैश्विक स्तर पर। VVIP विजिट, तो हाल ही में 21 से 23 नवंबर 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के पुत्र है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उद्योगपति
रामराजू मंटेना की पुत्री की शादी में शामिल होने उदयपुर द लीला पैलेस भी आए थे। देश में पहली बार आयोजित हुई है वेदांता टूर डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस। ठीक है, तो देश में पहली बार आयोजित हुई है वेदांता टूर डी थार। तो 200 किलोमीटर लंबी वेदांता टूर दी ठार अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस का आयोजन किया गया 23 नवंबर 2025 को बीकानेर के अंदर। इसका आयोजन सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत किया गया है। स्थान और शुभारंभ तो रूट नौरंगदेसर से देसलसर अमृतसर जामनगर भारतमाला एक्सप्रेसवे है रूट। शुभारंभ किया गया केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। भारत में पहली बार 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेस आयोजित की गई है। आमतौर पर 50 से 60 किलोमीटर की होती है, लेकिन अब पहली बार जो है 200 किलोमीटर की रेस जो है ये आयोजित की गई है। तो 23 नवंबर को बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था और ये इसका रूट था नौरंगदेसर से देसलसर। इसका आयोजन किया गया युवा मामले और खेल मंत्रालय के फिट इंडिया वेदांता साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, SBI, नेवली इंडिया, हल्दीराम ग्रुप आदि के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया। प्रतिभागी कौन है इसमें? साइकिलिंग रेस में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर समेत देश के विभिन्न राज्यों की 16 से 69 वर्ष आयु के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्टों ने इसमें हिस्सा लिया था। प्रमुख विजेता इसके अंदर बात करते हैं तो एलिट वर्ग 100 किलोमीटर के अंदर पुरुष के अंदर पहला स्थान साहिल कुमार ने प्राप्त किया है। महिला वर्ग की बात करें तो पहला स्थान स्वाति सिंह ने प्राप्त किया है। एमेच्योर वर्ग जो 200 किलोमीटर था इसके अंदर अनूप कुमार बीकानेर जो है इन्होंने पुरुष वर्ग के अंदर पुरस्कार जीता है और महिला विजेता रही इसके अंदर अर्पिता केतन पंड्या। तो पुरुष विजेता जो प्लेयर है इनको 1.25 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 200 किलोमीटर की ये रेस थी। तो महत्वपूर्ण नाम है ये अनूप कुमार, बीकानेर के हैं ये। एमेच्योर वर्ग 100 किलोमीटर के अंदर हर्ष पंवार ने जीता है और महिला के अंदर बर्नाली महिला ने जीता है। कुल पुरस्कार राशि इसके अंदर 27 लाख प्रदान की गई है। यह रेस अब प्रतिवर्ष इसी स्थान पर आयोजित की जाएगी और बीकानेर में साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो अरुंधति चौधरी कौन है? ये है बॉक्सर। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ था इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कोटा की है ये, भारतीय सेना में हवलदार है अरुंधति चौधरी। इन्होंने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 70 केजी भार वर्ग के अंदर का खिताबी मुकाबला था ये। फाइनल के अंदर उज्बेकिस्तान की अजीजा जोकिरोवा इसको 5-0 से इन्होंने हराया है और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आर्मी की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अरुंधति की उपलब्धियां देखिए क्या है रिकॉर्ड। तो ये उनके अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का 8वां पदक है इनका और सीनियर वर्ग में उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है। इससे पहले इन्होंने 2021 में पोलैंड यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 2017, 18, 19 में खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता है। तो महत्वपूर्ण है ये। तो खेलो इंडिया में ये स्वर्ण पदक जीत चुकी है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है और अभी जो है हाल ही के अंदर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के सीनियर वर्ग में इन्होंने जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अरुंधति चौधरी जी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो फाइनल चरण जो है इसका आयोजन 15 से लेकर 22 नवंबर 2025 को यानी शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा के अंदर ये फाइनल राउंड था और इससे पहले का चरण ब्राज़ील मार्च अप्रैल और कजाकिस्तान जून जुलाई के अंदर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 के बारे में। तो देश में होने वाली वार्षिक DGIG कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर यह सम्मेलन 21 नवंबर 2025 को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसका विषय क्या था? उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग, आगे की राह, पुलिसिंग विद द एक्सीलेंस वे फॉरवर्ड। इसका प्रारूप क्या है? हाइब्रिड मोड, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड है। प्रमुख चर्चा सत्र जो है नए आपराधिक कानून 2023 के प्रावधान, इसके अंदर चर्चा के जो है ये सत्र रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर अपराध, महिला, बच्चों और कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण, ये तीनों इसके अंदर चर्चा के विषय रहे हैं।
इसका बैकग्राउंड क्या है? यह आयोजन पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 की अनुशंसा संख्या 71 के अनुपालन में किया गया है। नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने हासिल किया है तीसरा स्थान। किसके अंदर? नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप के अंदर। तो 25वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप हैदराबाद के गोचिबोली इंडोर स्विमिंग स्टेडियम के अंदर 15 से लेकर 18 नवंबर 2025 को पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की गई थी। ये इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 97 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के तैराकों ने 36 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 23 जो है कांस्य पदक सहित कुल 97 पदक जीते हैं। कर्नाटक के ने इसमें कुल 114 पदक, जिसमें 58 स्वर्ण है, 30 रजत है और 26 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक ने 406 अंकों के साथ टीम चैंपियनशिप भी जीती है। महाराष्ट्र का पदक तालिका और टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान रहा है। महाराष्ट्र ने 404 अंकों के साथ 57 स्वर्ण, 31 रजत और 26 जो है कांस्य पदक इसके अंदर जीते हैं। नेक्स्ट है, बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की राज्य सरकार की पहल आई है एक। तो बजट घोषणा 2025-26 के अनुपालना में राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले जो चयनित लघु और सीमांत किसान हैं, इनको प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। तो जो भी सीमांत किसान है, लघु और सीमांत किसान है, जो कि बैलों से खेती करते हैं, इनको प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। अब कितनी दी जाएगी? जो भी चयनित किसान है, इनको प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो 30,000 याद रखना है। राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर भी सब्सिडी प्रदान करेगी। तो गोबर गैस प्लांट जो भी लगाएगा, जो भी बैल से खेती करता है, तो वो उनको गोबर गैस प्लांट लगाने की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक और जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन देना और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और प्रवासी विभाग और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर हुए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की अध्यक्षता में 19 नवंबर को ये जो है मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी, कैबिनेट की। इसको आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े 3 ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देखिए कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। नया विभाग बनेगा एक। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इस विभाग का नाम क्या होगा? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग। नई पॉलिसी, तो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी 2025 का अनुमोदन भी किया गया है। और तीसरा है ऊर्जा क्षेत्र। तो RVUNL और सिंगरेनी कोलियरीज SCCL के बीच में जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग। तो ये अभी अपन ऊपर चर्चा की है, ये नया विभाग बनेगा और कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया है। तो राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने और राज्य सरकार के साथ संवाद स्थापित करने के लिए नए विभाग का गठन किया है और यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करेगा। तो वर्ल्ड लेवल पे ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करेगा ये जो विभाग है वो। प्रमुख गतिविधियां और घोषणा क्या रहेगी इसके अंदर? प्रथम आयोजन, तो प्रदेश में पहली बार 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, कार्य क्या है? यह विभाग प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह, एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित करेगा और एसोसिएशंस के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का संचालन भी ये विभाग करेगा। बैकग्राउंड की बात करें तो इस विभाग की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2024 में प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के दौरान इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के बारे में। तो राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC पॉलिसी का अनुमोदन किया है। अब नीति के प्रमुख टारगेट क्या है? वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक GCC स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, GCC का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। रोजगार 1.5 लाख यानी 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य है। इसके अंदर प्रमुख हब कौन कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। इनको GCC हब के रूप में विकसित
किया जाएगा। देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देना इसका उद्देश्य है। प्रमुख प्रावधान और प्रोत्साहन, तो इस पॉलिसी के तहत रिप्स 2024 के प्रावधानों को लाभ दिया जाएगा। पूंजी निवेश सब्सिडी, तो जो भी इन्वेस्ट करेगा पूंजी उसको सब्सिडी दी जाएगी। तो इसके अंदर परियोजना लागत का 30% या अधिकतम 10 करोड़ की सब्सिडी इसके अंदर दी जाएगी। पेरोल सब्सिडी, कर्मचारियों के वेतन पर 30% या अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष पहले 3 वर्षों तक पेरोल सब्सिडी दी जाएगी। लैंड कास्ट, तो भूमि लागत का 50% यानी अधिकतम 1 करोड़ तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। और रेंटल असिस्टेंट अधिकतम 5 करोड़ पर वर्ष और कौशल प्रशिक्षण 50% लागत का ये दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण डिसीजन था RVUNL और SCCL के मध्य में जो है जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी। तो राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVNL और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL के बीच में संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट वेंचर के गठन को मंजूरी दी है। अब इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग रहेगी यानी हिस्सेदारी रहेगी, ये RVNL की रहेगी 26% और SCCL की रहेगी 74% हिस्सेदारी। प्रस्तावित परियोजनाओं को क्या रहेगी इसके अंदर देखिए, तो थर्मल जो प्लांट लगेगा ये खदान स्थल पर लगेगा, 800 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना, इसकी लागत रहेगी 9,600 करोड़ की। और सौर ऊर्जा जो है वो राजस्थान में लगेगी, तो राजस्थान में 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं, इनकी लागत रहेगी 6000 करोड़ की। अगला है दानदाताओं के नाम पर 2 महाविद्यालयों का नामकरण किया गया है। तो मंत्रिमंडल ने सिरोही में जो है स्थित राजकीय महाविद्यालय कालेंद्री का नामकरण संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालेंद्री करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सिरोही के राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामकरण मातुश्री पुरीबाई पुन्माजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर करने का अनुमोदन किया है। तो ये जो है 2 महाविद्यालयों का नामकरण दानदाताओं के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल राजस्थान एग्रीकेट मीट ग्राम 2026, राज्य सरकार और फिक्की के अंदर इसके अंदर MOU किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के आयोजन के लिए समिट पार्टनर फिक्की के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। आयोजन का विवरण ये 26 मार्च 2026 में JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर जो है ये आयोजित किया जाएगा। और बजट घोषणा 2025-26 के अनुपालना में इसका जो आयोजन किया जाएगा। मुख्य विशेषताएं क्या है, प्रदेश भर से 50,000 से अधिक किसान इसके अंदर भाग लेंगे। निवेश और तकनीकी हस्तांतरण के लिए 3 देशों में अंतर्राष्ट्रीय और 4 शहरों में घरेलू रोड शो आयोजित इसके अंदर किए जाएंगे। नेक्स्ट है संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव 2025 के बारे में। तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 19 नवंबर 2025 को प्रदेश के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ घूमर महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये अपनी तरह का पहला ऐसा राज्य स्तरीय आयोजन था। तो रिकॉर्ड और भागीदारी की बात करें तो लगभग 6000 महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर स्थान बनाया था इसके अंदर। और इसके अंदर प्रमुख प्रतिभागी कौन थे, तो बीकानेर से मिस राजस्थान कोमल सिद्ध, मिस मुमल पारुल और मिस मरवण खुशी इसके अंदर शामिल हुई थी। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम, जोधपुर राजकीय उद्मेद स्टेडियम, कोटा शौर्यघाट चंबल रिवर फ्रंट, भरतपुर विश्वप्रिय शास्त्री पार्क, उदयपुर गांधी ग्राउंड, बीकानेर डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम और अजमेर राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। जयपुर और जोधपुर में 1500 प्लस पंजीकरण में 3.34 लाख के पुरस्कार दिए गए हैं इसके अंदर। अन्य संभागों की बात करते हैं इसके अंदर, तो ये आयोजित किया गया था 19 नवंबर को। अन्य संभाग है इसमें शेष 5 संभागों में 1.04 लाख के पुरस्कार इसके अंदर वितरित किए गए थे। ठीक है, तो ये सारा था घूमर महोत्सव के बारे में। और इसके अंदर रिकॉर्ड बनाया 6000 महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके, ठीक है, और 7 संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ आयोजित किया गया था 19 नवंबर को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर राजस्थान 5वें स्थान पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तमिलनाडु कोयम्बटूर से PM किसान की 21वीं किस्त जारी की थी। इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम अजमेर में आयोजित किया गया था। तो राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पर किया गया, अजमेर के कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर।
तो लाभान्वित किसानों की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां। तो राजस्थान के किसान हैं जो 5वें नंबर पे हैं, जो पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। 21वीं किस्त के तहत प्रदेश के जो है किसानों के खातों में लगभग 1400 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे। तो कुल सहायता की बात करें तो केंद्र सरकार की राजस्थान सरकार केंद्र की 6000 की राशि के अतिरिक्त 3000 अपनी ओर से दे रही है इसके अंदर, ठीक है। तो 9000 रुपये जो है ये किसानों को दिए जा रहे हैं। अब किसानों को कुल 9000 प्रतिवर्ष मिल रहे हैं, इसे 12000 रुपये बढ़ाने की योजना है, यानी 6000 तो सेंटर दे रही है और 6000 ही राज्य सरकार देगी किसानों को। अभी ये प्लानिंग चल रही है। अभी फिलहाल में कितने दिए जा रहे हैं? 9000 रुपये। नेक्स्ट है 9 कलाकारों को मिलेगा राज्य कला पुरस्कार। तो राजस्थान ललित कला अकादमी की 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के तहत निर्णायक मंडल ने नवंबर 2025 में राज्य के 9 कलाकारों की कृतियों को पुरस्कार हेतु चुना है। तो कौन कौन सी कृतियाँ हैं देखिए। रमेश कुमार सैनी जयपुर के हैं, इनकी कृति है जयपुर की गलियाँ 1, 2, 3। विकास कुमार मिरोठा बूंदी के हैं, इनकी कृति है समूह 2। जयंत शर्मा जयपुर के हैं, इनकी कृति है सिटी ऑफ ड्यून्स। श्वेता नैना जयपुर की है, इनकी कृति है तारा 3। मोहनलाल चौधरी बीकानेर के हैं, इनकी कृति है मत बाँचो गठरिया। उर्मिला शर्मा जयपुर की है, इनकी कृति है अनुकल्प 1। धीरज बलिहारा हनुमानगढ़ के हैं, इनकी कृति है वीविंग ट्रेडिशन। करुणा वनस्थली की कृति है चाइल्डहुड 3। शिवपाल कुमावत सीकर के हैं, इनकी कृति है डेल्यूजन 2, ठीक है। तो ये प्रमुख कृतियाँ हैं। पुरस्कार राशि और चयन, तो प्रत्येक विजेता पुरस्कार को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसके अंदर दिया गया है। निर्णायक मंडल तो श्रीधर अय्यर, हरशिव शर्मा, तपन दास ने कुल प्राप्त 562 कलाकृतियों में से प्रदर्शनी के लिए 113 कलाकृतियों का चयन इसके अंदर किया था। तो कुल 562 कलाकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें से 113 कलाकृतियों का चयन किया गया था, ठीक है। तो 9 कलाकारों को जो है राज्य कला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये इनके लिए चुना गया है नवंबर 2025 में। नेक्स्ट है चित्रकार है सुशील निम्बार्क, इनको राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो उदयपुर के समकालीन चित्रकार और प्रोफेसर है डॉक्टर सुशील निम्बार्क, इनको 5 से लेके 9 नवंबर 2025 को आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयंस, इसके अंदर राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है, चित्रकार है, पेंटर है ये सुशील निम्बार्क। तो आयोजन किया गया राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर और अतरंग वेलफेयर सोसाइटी टोंक के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। उन्हें भारतीय संस्कृति और एब्स्ट्रैक्ट कला में निरंतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। समारोह में अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न है नाथूलाल वर्मा जयपुर को और राम जायसवाल अजमेर को दिया गया है। राष्ट्रीय महिला कला रत्न तो उमा चौहान जोधपुर को और डॉक्टर रेखा भटनागर जयपुर को दिया गया है। राज्य कला रत्न तो डॉक्टर शाहिद परवेज उदयपुर को और डॉक्टर नम्रता स्वर्णकार जोधपुर को दिया गया है। डॉक्टर प्रशिका वशिष्ठ नाथद्वारा और विनीता शर्मा जयपुर को दिया गया है। टोंक कला रत्न तो शैलेंद्र शर्मा और वर्तिका शर्मा को दिया गया है टोंक कला रत्न। तो कला रत्न की बात करें तो मंगलदीप श्रीगंगानगर और विनोद कुमार जयपुर को दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के मध्य में समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। तो 24 नवंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय जयपुर में राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गुजरात के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस जो MOU है इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। समझौते के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो इसके अंदर महत्वपूर्ण क्षेत्र है, देखिए, स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, आतंकवाद विरोधी रणनीति और खुफिया प्रबंधन। विनिमय कार्यक्रम तो फैकल्टी, पुलिस अधिकारियों और शोधकर्ताओं के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे इसके अंदर। मानकीकरण, राज्य में पुलिस प्रशिक्षण की गुणवत्ता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है साइन किया गया है राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच में। इसका विशेष लाभ क्या है? बड़ी घटनाओं के दौरान आवश्यकता पड़ने पर RRU की विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकेगी इसके अंदर।
नेक्स्ट है कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के लिए एमओयू किया गया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 नवंबर 2025 को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान यानी एचएफआर इनके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। तो कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 इसका आयोजन 2 से लेकर 4 जनवरी 2026 को कोटा के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये पर्यटन आयुक्त है रुक्मणी रियाड़ और एचएफआर अध्यक्ष है हुसैन खान इसके हस्ताक्षरकर्ता थे। इसमें फोकस क्या रहेगा, यह मार्ट हाड़ौती क्षेत्र जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां की जल विरासत, वास्तुकला और साहसिक पर्यटन पर केंद्रित रहेगा। भविष्य की योजना क्या है, पर्यटन विभाग इसी मॉडल पर भविष्य में उदयपुर और जोधपुर में भी विशेष ट्रैवल मार्ट आयोजित करेगा। तो अभी कोटा में आयोजित होगा ये, और इसके बाद में पर्यटन विभाग जो है उदयपुर और जोधपुर में भी ये जो है ट्रैवल मार्ट आयोजित करेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 के अंदर पार्टनर स्टेट बना है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान पार्टनर स्टेट बना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से लेकर 27 नवंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF, इसके अंदर राजस्थान को इस वर्ष पार्टनर स्टेट का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया है। आयोजक इसके कौन थे, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम है। राजस्थान मंडप, तो राजसिकों के द्वारा निर्मित इस मंडप के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल और राज्य की औद्योगिक प्रगति इसके अंदर प्रदर्शित की गई। विशेष आकर्षण क्या रहे, राजस्थान दिवस मेले के दौरान 18 नवंबर 2025 को राजस्थान दिवस मनाया गया था। सांस्कृतिक एकीकरण, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राजस्थान और असम का एकीकरण आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अंदर इसमें दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। ठीक है, तो दोनों राज्य है असम और राजस्थान के बीच में जो है ये संबंध जो है ये मजबूत होंगे, व्यापारिक संबंध। नेक्स्ट है वंदे मातरम 150 महोत्सव। तो वंदे मातरम @150 उत्सव के बारे में, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसका मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 7 नवंबर को SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया था। प्रमुख गतिविधियां क्या रही इसके अंदर, 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक संविधान दिवस था। 26 नवंबर को सभी विद्यालय और महाविद्यालयों में वंदे मातरम का सामूहिक वाचन किया गया था। सरकारी कार्यालयों में 10 नवंबर, नगर निकाय 11 नवंबर और पंचायती राज संस्थानों में 12 नवंबर सहित विभिन्न स्तरों पर वंदे मातरम और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम इसके अंदर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार। तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने चेन्नई में 30 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित विंडरजी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब पुरस्कार वितरण किया गया, तो यह सम्मान राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से जनरल मेजर राजीव सिंह ने ग्रहण किया था। पवन और हाइब्रिड ऊर्जा क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों और निवेशक अनुकूल वातावरण के लिए प्रदान किया गया है। तो प्रथम स्थान, तो राजस्थान वर्तमान में 40,407 मेगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है। ध्यान रखिए, राजस्थान के अंदर जो रिन्यूएबल सोर्स से जो एनर्जी है, एनर्जी कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जिसको अपन बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, वो कितनी है, 40,407 मेगावाट। ये डाटा याद रखना है। और देश में पहले स्थान पे है राजस्थान। सबसे बड़ा पार्क के मामले में भी, तो बीकानेर के पूगल में 2450 मेगावाट का सोलर है और 1250 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्क होगा ये और देश का सबसे बड़ा पार्क होगा बैटरी स्टोरेज के साथ में। ठीक है, तो दोनों फैक्ट याद रखने महत्वपूर्ण है। अगला है बीकानेर संभाग ने गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह आयोजित किया गया है बीकानेर संभाग के अंदर। तो गंग नहर निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर बीकानेर संभाग में गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा और ये आयोजित जो है किया गया है 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर पंजाब से। ठीक है, जहाँ 1925 में शिलान्यास हुआ था इसका गंग नहर का।
और ये जो है 26 अक्टूबर 2027 को इसका समापन होगा शिवपुर हेड श्री गंगानगर पर, जहाँ पर इसका निर्माण पूरा हुआ था। यह उत्सव लगभग 2 वर्षों तक चलेगा। ठीक है, इसके अंदर प्रमुख सम्मान समारोह जो है हनुमानगढ़ संभाग में रहकर विशिष्ट कार्य करने वाले 100 व्यक्तियों को सम्मान दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बीकानेर के अंदर धरती धोरारी, तो संभाग में जन्मे लेकिन देश विदेश में नाम रोशन करने वाले 100 प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा इसके अंदर। और चूरू तो कृषि में नवाचार करने वाले 100 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो समिति जो है आयोजन के लिए जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी इसके अंदर गठित की गई है। 2 वर्षों तक ये लगभग चलेगा। बीकानेर संभाग के अंदर गंग नहर अरब सागर से सीधे जुड़ेगा राजस्थान और जालोर में बनेगा इनलैंड पोर्ट, तो अरब सागर से सीधा जुड़ जाएगा राजस्थान। तो मरुदरा राजस्थान अब समुद्री रास्ते से व्यापार और औद्योगिक विकास का सफ़र तय करेगा। इसके लिए जालोर जिले को कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से जोड़ने के लिए इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर बनाया जाएगा? ये जालोर के अंदर। MOU और जलमार्ग NW48 तो 28 अक्टूबर 2025 को मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच में MOU किया गया है। ठीक है, इस मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्या नाम रहेगा इसका? राष्ट्रीय जलमार्ग 48। यह जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली का हिस्सा है। ये नदी प्रणाली रहेगी जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से कांडला पोर्ट गुजरात से इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, कांडला पोर्ट से लागत जो है ड्रेजिंग यानी गाद निकालने के कार्य पर 10,000 करोड़ से अधिक इसके अंदर खर्चा आएगा। सर्वेक्षण तो IIT मद्रास और जल संसाधन विभाग के द्वारा DPR सर्वे किया जा रहा है इसके लिए। इसका लाभ क्या होगा? वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट से 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नेक्स्ट है V श्रीनिवास बने हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव। महत्वपूर्ण है ये, क्या नाम है राजस्थान के मुख्य सचिव का? V श्रीनिवास। तो राजस्थान सरकार के 1989 बैच के IAS अधिकारी है V श्रीनिवास। इनको प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने 17 नवंबर 2025 को शासन सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया है। अब इससे पूर्व कौन थे? सुधांश पंत, और इनका ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली। कार्यकाल रहेगा सितंबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे ये, और मुख्य सचिव के साथ साथ वे RSMML के अध्यक्ष रहेंगे और नई दिल्ली में मुख्य आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी ये संभालेंगे। अब इनका बैकग्राउंड देखिए क्या है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति तो वे पिछले 7 वर्षों से केंद्र में थे और पदभार संभालने से पहले प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के ये सचिव थे। महत्वपूर्ण पद तो वे पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के निजी सचिव और IMF वाशिंगटन में भारत के कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक भी रह चुके हैं। 1991 में भीलवाड़ा के SDO के रूप में करियर इन्होंने शुरू किया था। पाली और जोधपुर के ये कलेक्टर भी रहे थे। ठीक है, तो V श्रीनिवास कहाँ के कलेक्टर रहे थे? पाली और जोधपुर के। सुधांश पंत की बात करें तो केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 2 दिवसीय अंतर एजेंसी राज्य सम्मेलन जयपुर। तो महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम पर यह 2 दिवसीय सम्मेलन 17 से 18 नवंबर 2025 को जयपुर के अंदर संपन्न हुआ था और इसके आयोजक थे सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI जयपुर और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय इसके आयोजक थे। मुख्य विषय क्या था इसके अंदर? महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और मिशन वात्सल्य की भूमिका। प्रमुख चर्चा की बात करते हैं तो सम्मेलन में नए आपराधिक कानून, अपराध प्रवृत्तियों के डाटा आधारित अध्ययन, महिला सशक्तिकरण और बाल न्याय प्रणाली की चुनौतियों पर मंथन किया गया था इसमें। अगला है राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर के श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। तो विकास कार्य और शिलान्यास तो कुल राशि इसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में कुल 87 करोड़ तो 62 करोड़ शिलान्यास के और 25 करोड़ लोकार्पण के विकास कार्यों की सौगात दी है। ठीक है, और DBT के अंदर
कृषि योजनाएं और छात्राओं के लिए 200 करोड़ और 12,000 छात्रों की पोशाक स्टेशनरी के लिए 4.8 करोड़ इसके अंदर ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी और इसके उपलक्ष्य में 15 नवंबर को डूंगरपुर के श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। कौशल विकास, तो CIPET जयपुर में जनजातीय युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। RSCIT, तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 3 नए प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है कौशल विकास के लिए। नेक्स्ट है सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति, वाद्य यंत्र, पाक कला और इतिहास का प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन करके उन्हें सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों पर स्थानीय चित्रकारों के द्वारा भित्ति चित्रकारी और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है शहद उत्पादन में राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है। तो राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के साथ देश के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। तो देश में जो कुल शहद उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का 9% योगदान है। तो महत्वपूर्ण है ये भी कि देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, तो 9% है राजस्थान का योगदान। राज्य के अंदर लगभग 3350 मधुमक्खी पालकों के द्वारा 8200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अंदर सबसे अग्रणी जिले हैं अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। अब इसके लिए सरकारी प्रयास और उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भरतपुर और टोंक जिलों में 10-10 करोड़ की लागत से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो वर्ष 2025-26 में 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियों एवं बॉक्स वितरित किए जा रहे हैं जिन पर 40% अनुदान दिया जाएगा। अगला है ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025। तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 26 से लेकर 27 नवंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इस एक्सपो का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 26 से 27 नवंबर को। क्या नाम है इसका? ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025। और इसका उद्घाटन किया गया था हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने। EQ इंटरनेशनल मैग्नीज और C2Z सोलर एंड डीकार्बनाइजेशन मार्केट प्लेस इसके आयोजक थे। भागीदारी की बात करें तो 100 से अधिक प्रदर्शक और देश के टॉप 100 सोलर अचीवर्स इसके अंदर शामिल हुए थे। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो सौर क्षमता, तो ऊर्जा मंत्री के अनुसार प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर हो गई है 35,357 मेगावाट। ठीक है, कितनी हो गई है? 35,357 मेगावाट हो गई है स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता। पिछले 2 वर्षों में इसमें लगभग जो है 19,000 मेगावाट की जो है उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है। नेक्स्ट है अवनी लेखरा ने दुबई में 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। दुबई में आयोजित हुई थी 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप। तो गुलाबी नगर जयपुर की है अवनी लेखरा। इन्होंने दुबई के एलन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। 1 नवंबर 2025 को हुए इस मुकाबले में उन्होंने स्वीडन की अन्ना बेसनोन को पछाड़कर ये खिताब जीता है। ठीक है, तो स्वीडन की खिलाड़ी है अन्ना बेसनोन, इनको पछाड़कर ये खिताब जीता। 1 नवंबर 2025 को ये आयोजित हुआ था फाइनल मुकाबला। इसके अलावा अवनी लेखरा ने 50 मीटर 3P वुमेन में रजत पदक भी हासिल किया है। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक स्वीडन की अन्ना बेसनोन ने जीता है। ठीक है, तो इसमें इनकी प्रतिद्वंदी थी जो इन्होंने जीता है। 2025 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप का दूसरा चरण एलन संयुक्त अरब अमीरात UAE में 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है जैसलमेर दिल्ली के बीच में नई रेल सेवा स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। तो रेल मंत्रालय ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर और दिल्ली के बीच में एक नई रेल सेवा का औपचारिक रूप से संचालन शुरू किया है जिसे स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। तो स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस किससे किसके बीच में चलेगी? जैसलमेर से दिल्ली के बीच में। इस ट्रेन को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत और रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने 29 नवंबर 2025 को हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया था। और यह ट्रेन जो है सकूर बस्ती दिल्ली जैसलमेर सकूर बस्ती दिल्ली के बीच में प्रतिदिन संचालित की जाएगी ये।
इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के बीच में रेल संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रामदेवरा, जोधपुर, मकराना, जयपुर और अलवर जैसे शहर अब दिल्ली से अधिक आसानी से जुड़ पाएंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह नई रेल सेवा राजस्थान के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट है प्रवासी राजस्थानी दिवस। तो पर्यटन विभाग की प्री समिट आयोजित की गई थी। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग के द्वारा 27 नवंबर 2025 को राजस्थान के होटल क्लार्क्स आमेर के अंदर एक प्री समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था भजनलाल शर्मा जी के द्वारा और प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। प्री समिट में 2 सत्रों का आयोजन किया गया था। पहला सत्र राजस्थान ए ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर केंद्रित था और दूसरा राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडियाज प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप पर केंद्रित था। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट है मतदाता सूची डिजिटलाइजेशन में सलूम्बर जिला राज्य के अंदर पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो मतदाता सूची के डिजिटलाइजेशन के मामले में सलूम्बर जिला जो है ये राज्य में पहले स्थान पर रहा है। तो राजस्थान के सलूम्बर जिले ने विशेष गहन परीक्षण जो SIR है कार्यक्रम 2026 के तहत मतदाता सूची के डिजिटलीकरण के कार्य में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। तो सलूम्बर जिले के मतदाताओं ने 100% डिजिटलाइजेशन का कार्य सबसे पहले पूरा किया है। यह कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम 2026 के तहत किया गया है। SIR कार्य राज्य में 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ था और अंतिम मतदाता सूची जो है 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट है 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता। तो 9 से लेके 21 नवंबर 2025 को पटियाला पंजाब में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। राजस्थान ने मध्य प्रदेश पावर टीम को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है और सेमीफाइनल में राजस्थान से हारे थे। टीम के कप्तान कौन थे? दिनेश मीणा। नेक्स्ट है चेतन द्विवेदी को लाडली मीडिया अवार्ड दिया गया है। तो दैनिक भास्कर कोटा संभाग के विशेष संवाददाता है चेतन द्विवेदी। इनको प्रतिष्ठित लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी खोजी खबर 5 साल तक की लीज पर बिक रही बेटियां माता पिता की ही कर्ज उतारने के लिए UP MP तक भेज रहे के लिए दिया गया है। ठीक है, और विशेष उपलब्धि क्या है? चेतन द्विवेदी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दूसरी बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चेतन द्विवेदी जो है इनको लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की जेंडर अभियान। तो ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधीन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा 25 नवंबर 2025 को जयपुर की नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की अभियान का शुभारंभ किया गया था। 23 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमों में महिलाएं और बालिकाओं के विरुद्ध जो है हिंसा की रोकथाम करना है इसका उद्देश्य। इसके अंतर्गत 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट है अलवर के अंदर अपनी सेना को जानो मेला। तो भारतीय सेना के द्वारा 25 से लेकर 26 नवंबर 2025 को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 दिवसीय अपनी सेना को जानो नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किया केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री है भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री है संजय शर्मा ने 25 नवंबर को फीता काटकर इसका उद्घाटन किया था। मेले में आमजन के लिए सेना के आधुनिक हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। नेक्स्ट है करनियाली जोधपुर में पेयजल परियोजना के बारे में। संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को जोधपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र लूणी के करनियाली के अंदर जल जीवन मिशन के तहत शिलान्यास किया है। 277.49 लाख की इस परियोजना से करनियाली और चैनपुरा भाटान के 793 घरों को नल से जल मिलेगा और पाइपलाइन विस्तार और 75,000 लीटर क्षमता का CWR निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य पालीघाट घड़ियाल संरक्षण।
सवाई माधोपुर के पालीघाट में वन राज्य मंत्री है संजय शर्मा। इन्होंने 13 नवंबर 2025 को 10 घड़ियाल हैचलिंग्स को चंबल नदी के अंदर छोड़ा है। ठीक है, तो 10 घड़ियाल हैचलिंग्स को कहाँ छोड़ा है? चंबल नदी के अंदर। कार्यक्रम की बात करें तो रियरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग कार्यक्रम था ये। प्रक्रिया क्या है इसमें? अंडों से निकलने यानी 25 सेंटीमीटर के बाद उन्हें संरक्षित किया गया है और 75 सेंटीमीटर का आकार होने पर प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 के बारे में। तो राजस्थान में 13 से लेकर 15 नवंबर 2025 को प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 दिवसीय आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। कब से कब तक? 13 से लेकर 15 नवंबर तक। यह आयोजन पिछले 2 वर्षों से किया जा रहा है। इसकी थीम क्या थी? खेल खेल में सीखो, इसकी थीम थी। उद्देश्य क्या था? बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करना। प्रतिभागी तो प्रदेश के 63,000 केंद्रों पर लगभग 12 लाख पंजीकृत बच्चों ने इसमें भाग लिया था। तो बच्चों को 2 समूह में बांटा गया। इसके अंदर 3 से 4 वर्ष और 4 से 6 वर्ष के अंदर बांटा गया था। प्रमुख खेल इसके अंदर कुर्सी दौड़ थी, नींबू दौड़ थी और मेंढक दौड़ इसके अंदर प्रमुख खेल थे। विशेष तथ्य यह लगातार तीसरा वर्ष है जब राजस्थान में आंगनबाड़ी ओलंपिक का आयोजन किया गया है। तो 2023 से ये शुरू किया गया था आंगनबाड़ी ओलंपिक। नेक्स्ट है सांस अभियान के बारे में। तो प्रदेश में 5 वर्षों तक के सभी बच्चों को निमोनिया स्क्रीनिंग और इससे होने वाली जटिलताओं, तथ्यों आदि के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए सांस अभियान संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी अवधि है 12 नवंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक की। अभियान की थीम है निमोनिया नहीं तो बचपन सही। कम्युनिटी पुलिसिंग जागरूकता कार्यशाला। तो जयपुर राजस्थान पुलिस ने इंडिया पुलिस फाउंडेशन IPF के मार्गदर्शन में एक महत्वाकांक्षी जागरूकता कार्यक्रम कम्युनिटी पुलिसिंग जागरूकता कार्यशाला को शुरू किया गया है। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पुलिस के व्यापक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान। तो नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान युवा कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के SMS में बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को किया गया था। इसका उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त, एकाग्रचित्त और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। आयोजक कौन है? राजस्थान युवा बोर्ड और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध मानवतावादी और आध्यात्मिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है वन धन विकास केंद्रों का जागरूकता कार्यक्रम। तो जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के 7 जिलों में स्थापित वन धन विकास केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ठीक है, 7 जिलों के अंदर स्थापित है वन धन विकास केंद्र। तो ये कब आयोजित किए गए थे? जनजातीय गौरव दिवस पर। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर। अब जो इसका आयोजन है, ठीक है, ये जागरूकता कार्यक्रम है। इसका आयोजन किया गया राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के सहयोग से। अब 7 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर। और इन जिलों के 437 जो है वन धन विकास केंद्रों पर जागरूकता शिविर लगाए गए थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया। तो कार्यक्रम के तहत 547 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए थे और 5,730 महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों की इसके अंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। नेक्स्ट है लाभ कैल्क इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने नवंबर 2025 में निवेशकों की सुविधा के लिए लाभ कैल्क नामक इंसेंटिव जो है कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। इसका उपयोग जो है निवेशकों को रिप्स 2024 के तहत नया उद्योग लगाने या विस्तार करने पर मिलने वाले इंसेंटिव का सटीक अनुमान लगाने में मदद करता है। ये ये कैलकुलेटर है इंसेंटिव को कैलकुलेट करने के लिए। विशेषता क्या है? यह इंसेंटिव का वर्षवार अनुमान बताता है और निवेशकों को सबसे फायदेमंद विकल्प चुनने में सहायता करता है। नेक्स्ट है 65वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव। तो जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर में 9 नवंबर 2025 को आयोजित 65वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ा हनुमान भोग। तो महोत्सव में
87.5 टन यानी 87,500 केजी खाद्य सामग्री से प्रसादी तैयार की गई थी, जिसे प्रमाण पत्र में विश्व का सबसे बड़ा जो है हनुमान भोग के रूप में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा था विश्व का सबसे बड़ा हनुमान भोग। यह प्रसादी एक ही दिन में 2.22 लाख से अधिक लोगों ने पंक्तियों में बैठकर ग्रहण की थी। कहाँ पर? खोले के हनुमान जी मंदिर के अंदर। नेक्स्ट है शेर AK-203 राइफल का सफल परीक्षण किया गया है। तो भारतीय सेना ने जो है पुरानी इंसास राइफलों को बदलने के लिए शेर AK-203 राइफल का बॉर्डर यानी राजस्थान सीमा पर सफल परीक्षण किया है इसका। और इसका निर्माण जो है कोरबा अमेठी यूपी में इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के तहत स्वदेशी स्टील से इसका निर्माण किया गया है। इसे शेर AK-203 नाम दिया गया है। तकनीकी विशेषताएं क्या है? कैलिबर, इसका कैलिबर है 7.62 × 39 mm और क्षमता है इसकी लगभग 700 राउंड प्रति मिनट की फायर रेट है इसकी, और 800 मीटर तक प्रभावी रेंज है, यानी 800 मीटर तक ये दाग सकता है। नेक्स्ट है दिव्यकृति सिंह एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप। तो थाईलैंड के पटाया में आयोजित की गई थी एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप ड्रेसाज टीम इवेंट। इसमें भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। महत्वपूर्ण भूमिका तो डिडवाना कुचामन जिले के पीह गांव की दिव्यकृति सिंह है, इन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। टीम ने उनके अलावा उत्तर प्रदेश के गौरव पुंडीर और महाराष्ट्र की श्रुति वोरा भी इसके अंदर शामिल थी। तो रिकॉर्ड जो है दिव्यकृति एशियाई खेलों और एशियन चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र अश्वारोही खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, तो इनका रिकॉर्ड है ये एशियाई खेल और एशियाई चैंपियनशिप दोनों के अंदर पदक जीतने वाली भारत की है ये एकमात्र अश्वारोही प्लेयर। नेक्स्ट है कुशाग्र सिंह राजावत डेफलिम्पिक्स में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। तो जापान के टोक्यो में 15 से लेकर 26 नवंबर 2025 को आयोजित 25वें समर डेफलिम्पिक्स में जयपुर के 18 वर्षीय निशानेबाज है कुशाग्र सिंह राजावत, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन ये स्पर्धा थी। भारत का प्रदर्शन, भारत ने कुल इसमें 20 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीतकर अब तक का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और इसमें कुशाग्र सिंह राजावत है, इन्होंने डेफलिम्पिक्स में कांस्य पदक जीता है। कहाँ के हैं ये? जयपुर के हैं, 18 वर्षीय निशानेबाज। नेक्स्ट है चार्ली शर्मा मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप। तो उत्तराखंड में आयोजित हुई थी मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप। इसके अंदर जयपुर की चार्ली शर्मा है, ये IIS स्कूल की है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने राजपूताना मुआय थाई एसोसिएशन राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है वैष्णवी शर्मा IPBL टीम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये। तो फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 है वैष्णवी शर्मा इनको। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि वैष्णवी शर्मा है कौन है ये? फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024। इनको जो है इंडियन पिकलबॉल व्हील यानी IPBL की टीम कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। IPBL का उद्घाटन संस्करण सीजन 1 का आयोजन 1 से लेकर 7 दिसंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 7 दिसंबर को। वैष्णवी मिस राजस्थान 2023 रही थी। ठीक है, और भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की सदस्य भी थी ये, और अंडर 19 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज भी बनी थी। तो महत्वपूर्ण है ये वैष्णवी शर्मा। नेक्स्ट है कश्मीर चैलेंज कप, टीम जयपुर विजेता रही है इसके अंदर। 23 नवंबर 2025 को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर आयोजित कश्मीर चैलेंज कप 6 गोल्फ के फाइनल मुकाबले में टीम जयपुर ने जीत हासिल की है। इस फाइनल मुकाबले में टीम जयपुर ने टीम कानोता पोलो को 9-5 के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया था। इसमें स्टार खिलाड़ी है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, कप्तान है ये, 4 गोल किए इन्होंने। दूसरे हैं लॉस वॉटसन, दक्षिण अफ्रीकी स्टार है, इन्होंने 5 गोल किए हैं। नेक्स्ट है भाविनी भार्गव, इनको यंग अचीवर अवार्ड दिया गया है। तो जयपुर की है भाविनी भार्गव, इनको रोटरी इंटरनेशनल के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका क्षेत्र क्या है? साहित्य और खेल। वे राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट और बैडमिंटन की खिलाड़ी रही है ये। और इनका साहित्यिक योगदान रहा, उनका पहला कविता संग्रह था अनहर्ड, यानी अनहर्ड काफ़ी चर्चित रहा था ये, जिसमें लोगों को भावनात्मक परेशानियों से उभरने में मदद मिली थी। तो भाविनी भार्गव है जयपुर की, इनको यंग अचीवर्स अवार्ड दिया गया है।
नेक्स्ट है 31वां बूंदी महोत्सव 2025 के बारे में। तो छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है बूंदी, और इसमें 8 से लेकर 10 नवंबर 2025 को 31वें पर्यटन पर्व बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया था। शुभारंभ की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व राज परिवार के सदस्य है वंशवर्धन सिंह, इन्होंने गढ़ गणेश जी की पूजा से इसका जो है उद्घाटन शुभारंभ किया था। 9 नवंबर को कुंभा स्टेडियम में उद्योग और हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया गया, जहां पंच गौरव उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है संपत सरल, इनको काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया है। तो प्रख्यात व्यंग्यकार संपत सरल, इनको नवंबर 2025 में काका हाथरसी पुरस्कार ट्रस्ट के द्वारा प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका योगदान क्या था? तीक्ष्ण व्यंग्य चेतना और साहित्यिक योगदान के लिए इनको दिया गया है। प्रमुख संग्रह क्या है? एक मंजिला मकान में लिफ्ट, निठल्ले बहुत बिजी है और बुद्धि प्रकाश इनके प्रमुख संग्रह है। तो संपत सरल है, इनको काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट श्रेयांशी जैन, एशियन स्कूल शतरंज में इन्होंने 3 पदक जीते हैं। तो जयपुर की है श्रेयांशी जैन, इन्होंने मंगोलिया में आयोजित एशियन स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 अंडर 7 गर्ल्स वर्ग के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल जीते हैं इन्होंने। और पदक वितरण की बात करें तो रैपिड में स्वर्ण पदक, क्लासिकल में रजत पदक और ब्लिट्ज में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है इशिता गुप्ता, आयरमैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप विजेता बनी है ये। तो जयपुर की है 23 वर्षीय इशिता गुप्ता, इन्होंने गोवा में 9 नवंबर 2025 को संपन्न आयरमैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप महिला 18 से 24 वर्ग का खिताब जीता है। उन्होंने 7.51 घंटे में रेस, तैराकी, साइकिलिंग, रनिंग पूरी करके राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट है पाना देवी गोदारा, ये महत्वपूर्ण है, बीकानेर की है, 94 वर्षीय एथलीट है पाना देवी गोदारा, गोल्डन दादी के नाम से इनको जाना जाता है। चेन्नई में आयोजित 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। ध्यान रखिए, ये 94 साल की है, बीकानेर की पाना देवी गोदारा, गोल्डन दादी इनको कहते हैं। और इनकी स्पर्धाएं थी, देखिए 100 मीटर दौड़ के अंदर, फिर शॉट पुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो, इसके अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट जयपुर में आयोजित होगा पहला कॉमिक कॉन। तो राजस्थान सरकार और कॉमिक कॉन इंडिया के बीच एक एमओयू हुआ है। इसके तहत पहला राजस्थान जयपुर कॉमिक कॉन 4 से लेकर 6 जनवरी 2026 को जेईसीसी सीतापुरा के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये राजस्थान डिजिफेस्ट जो है और टाई ग्लोबल समिट यानी इसका हिस्सा रहेगा। ठीक है, किसका हिस्सा रहेगा? ये राजस्थान डिजिफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट का ये हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर रतनलाल जाट, इनका निधन हो गया है। तो राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर रतनलाल जाट, 77 साल के थे और इनका 13 नवंबर 2025 को जयपुर के अंदर निधन हो गया था। इनका राजनीतिक सफ़र क्या रहा? सहाड़ा भीलवाड़ा से 2 बार ये विधायक रह चुके थे, 1990 में जनता दल से और 1998 में भाजपा से ये विधायक रह चुके थे। कौन? रतनलाल जाट। अन्य पद क्या है इनके? वे राज्य बीमा बीज निगम के अध्यक्ष और भीलवाड़ा जिला प्रमुख भी रहे थे। नेक्स्ट है विधायक करेंगे डिजिटल हस्ताक्षर। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर 1 दिसंबर 2025 से विधायक विधानसभा समितियों की बैठकों में आईपैड पर डिजिटल साइन करेंगे ये, और हस्ताक्षर स्टाइलिश पेन की मदद से किए जाएंगे। और डिजिटल सदन, तो यह कदम सदन की कार्रवाई को पूरी तरीके से पेपरलेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है ये जना उपहार सुपरमार्केट जयपुर के अंदर। तो सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने 21 नवंबर 2025 को जयपुर के वैशाली नगर में जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये सुपरमार्केट था जना। तो यह जो है कॉन्फेड और एनसीसीएफ का जॉइंट वेंचर है ये यहाँ जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद है और उपहार ब्रांड के मसाले और मिलेट उपलब्ध है। ठीक है, तो जना ब्रांड के तो ऑर्गेनिक उत्पाद है और उपहार ब्रांड के मसाले और मिलेट यहाँ पर उपलब्ध है। प्रदेश में अब तक 201 जो है मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं और ये लक्ष्य से 6 गुना अधिक है। नेक्स्ट है संविधान घर धौलपुर के अंदर। तो धौलपुर जिले के कचपुरा आंगई में 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, जिसे संविधान घर नाम दिया गया है। ठीक है, तो ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी को ही कहा गया है संविधान घर।
IIFCL और जिला परिषद धौलपुर के सहयोग से जो है ये इसका शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है ग्रामीणों में संवैधानिक मूल्यों की समझ और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जागो जगाओ एकता पदयात्रा कोटा। तो कोटा के रामगंज मंडी जुलमी ग्राम पंचायत पाटली नदी तट से जो है 24 नवंबर 2025 को इस 3 दिवसीय पदयात्रा का शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ किसने किया? मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर ने इसका शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक एकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अन्य पहल क्या है इसमें? बर्तन बैंक का शुभारंभ और पाटली नदी का पुनर्जीवन, 50,000 बीघा सिंचाई क्षमता है इसकी। नेक्स्ट है जयपुर मेट्रो फेज 2 DPR को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 नवंबर 2025 को जयपुर मेट्रो विस्तार की समीक्षा बैठक की है। राज्य सरकार ने फेज 2 की DPR का अनुमोदन करके केंद्र सरकार को भेज दिया है। रूट और लंबाई क्या रहेगी? तो सीतापुरा से VKI तक कुल लंबाई इसकी 42.80 किलोमीटर की रहेगी और कुल इसके अंदर 36 स्टेशन प्रस्तावित है। इसके अंदर 34 तो एलिवेटेड है और 2 अंडरग्राउंड है। प्रमुख जुड़ाव जो है एयरपोर्ट, जयपुर जंक्शन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन आदि इसके प्रमुख जुड़ाव रहेंगे। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के बारे में। तो देवस्थान मंत्री है जोराम कुमावत, इन्होंने 24 नवंबर 2025 को जवाई बांध से जगन्नाथपुरी के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। रूट जो है यह ट्रेन वाया पाली जोधपुर होते हुए जगन्नाथपुरी जाएगी ये, और इसमें सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, इसके बाद में जैसलमेर, फलोदी जिलों के कुल 970 यात्री इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट है सशक्त समाज उत्कृष्ट भारत सम्मेलन के बारे में। तो विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन के द्वारा 23 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके मुख्य अतिथि थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राजस्थान से भागीदारी की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसके अंदर भाग लिया था और भारत सहित 35 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। नेक्स्ट है बीमार पशुओं के उपचार के लिए चैटबॉट प्रणाली लॉन्च की गई है। ठीक है, और राजस्थान पशुपालन विभाग ने ये लॉन्च की है। तकनीकी नवाचार करते हुए बीमार पशुओं के त्वरित उपचार और परामर्श के लिए चैटबॉट प्रणाली की शुरुआत की है। पिछले 6 महीनों में 82,713 पशुपालक जुड़े हैं इसमें और 65,490 पशुओं को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। इसे जल्द ही AI से जोड़ा जाएगा। इसके अंदर विशेष क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान के इस 1962 चैटबॉट मॉडल की सराहना की है ये, और इसे अपने राज्य में अपनाने का निर्णय लिया है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है राजस्थान सरकार के इस मॉडल को अपनाएगी। नेक्स्ट है 72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के द्वारा 16 नवंबर 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें अध्यक्षता की है बद्रीलाल जाट ने। ये अध्यक्ष है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक चित्तौड़गढ़ के, और इसका विषय क्या था? सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करना इसका विषय था। नेक्स्ट संसद खेल महोत्सव 2025, ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। 17 से लेके 25 नवंबर 2025 को ये सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका शुभारंभ किया गया है 17 नवंबर को SMS स्टेडियम से। 7 खेल मैदानों पर कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ आदि की प्रतियोगिता इसके अंदर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है श्री गुरु नानक वाटिका अलवर का लोकार्पण किया गया है। तो केंद्रीय वन मंत्री है भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री है संजय शर्मा। इन्होंने 15 नवंबर 2025 को अलवर के मुंगस्का में ग्रीन लंग्स मुंगस्का के तहत विकसित श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया है। इसकी विशेषता क्या है? 5000 से अधिक फलदार, छायादार और औषधीय पौधे इसके अंदर लगाए गए हैं और जैव विविधता अनुकूल वातावरण इसके अंदर तैयार किया गया है। तो ये कैंपा मद से 2 करोड़ की लागत से अरावली इको नर्सरी विकसित इसके अंदर की जाएगी। महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट है यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का सम्मेलन जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, USI जिसको अपन बोलते हैं। इसके उत्तरी जोन का वार्षिक सम्मेलन था ये। 14 से लेके 16 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। ये उत्तरी जोन चैप्टर का जो है 35वां वार्षिक सम्मेलन था ये।
नेक्स्ट है आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। तो केंद्रीय वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा चलाए जा रहे इस जन जागरूकता अभियान के तहत 14 नवंबर 2025 को जयपुर दुर्गापुरा में शिविर आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है नागरिकों को उनकी अनक्लेम्ड राशि, यानी जैसे बैंक में जमा है या फिर बीमा के दावे हैं, शेयर और म्यूचुअल फंड वापस दिलाने में सहायता करना इसका उद्देश्य था। और प्रदेश के प्रत्येक जिले में 31 दिसंबर 2025 तक ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो 14 नवंबर से स्टार्ट किया गया था ये, और 21 दिसंबर तक जो है ये आयोजित किए जाएंगे शिविर। नेक्स्ट है संभाग स्तरीय सहकार मेला एवं आदि हाट उदयपुर के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और जनजातीय गौरव वर्ष के तहत 14 से लेकर 16 नवंबर 2025 को उदयपुर गांधी ग्राउंड में गांधी जो ग्राउंड है इसमें इस मेले का आयोजन किया गया है। इसी दौरान 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह की शुरुआत भी की गई है। इसकी थीम क्या है? परिचालन दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना इसकी थीम थी। और स्वयं सहायता समूह और वन धन केंद्रों और उत्पादों की इसके अंदर 40 स्टॉल्स लगाई गई थी। वन लाइनर देख लेते हैं। पहला है प्रदेश में 23 नवंबर 2025 को आयोजित उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग कितने बच्चों को पोलियो की प्रतिरक्षक दवा निःशुल्क पिलाई गई थी? तो 1 करोड़ से अधिक को जो है ये पोलियो की दवा पिलाई गई थी। भारत कला महोत्सव 21 नवंबर 2025 को शुभारंभ हुआ था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, भारत कला महोत्सव का, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा की कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो भारत कला महोत्सव जो है ये हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम की श्रृंखला में 17 नवंबर को माई युवा भारत की ओर से किसान भवन से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय तक आयोजित सरदार @150 यूनिटी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो अर्जुन राम मेघवाल ने किया था, और ये केंद्रीय कानून मंत्री है। राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश व्यापी 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान किस अवधि के लिए चलाया गया है? तो ये महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है 4 से लेकर 18 नवंबर 2025 तक। केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है? 15 नवंबर 2025 को। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी खुलेगी खैरथल के अंदर। समाज के समर्थ लोगों को आगे आकर ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शेरगढ़ क्षेत्र जो जोधपुर में पड़ता है, इसमें विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो सक्षम शेरगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय परिवहन मजदूर संघ के त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन का कौन सा संस्करण 15 से 16 नवंबर को बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया था? तो ये 26वां था। ठीक है, कौन सा संस्करण था ये? 26वां संस्करण। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में जयपुर के SMS स्टेडियम में कौन सा विशेष कार्यक्रम 14 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था? तो उत्साह जीवन उत्साह है, ये कार्यक्रम था। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान OTS, इसका कौन सा स्थापना दिवस समारोह 14 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था? तो 69वां था ये। गांधीनगर जयपुर में स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 3 दिवसीय छात्रा कला प्रदर्शनी किस नाम से 14 से 16 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी? तो इस प्रदर्शनी का नाम था स्किल स्केप 2025। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर बाल संसद और संविधान शपथ समारोह का आयोजन 26 नवंबर 2025 को कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन 23 से लेकर 28 दिसंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ के अंदर किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पौंड श्रेणी में अब किस निर्माण के कार्य किए जा सकने को केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्वीकृति दी है? तो टांका निर्माण को दी है स्वीकृति। केंद्रीय धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के घरों में कितने विद्युत कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है? तो विद्युत कनेक्शन दिए जाने हैं
2.30 लाख यानी 2,30,000। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर के द्वारा करियर मार्गदर्शन एवं रोजगार सहायता शिविर का आयोजन 14 नवंबर 2025 को कहाँ किया गया था? तो AU इग्नाइट संस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस की किस टास्क फोर्स के लोगों का विमोचन 11 नवंबर 2025 को किया गया, जो संकल्प, समर्पण और सतर्कता की भावनाओं को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है? तो इसका नाम था एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, ANTF। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर और सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय परिसर में किस एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 11 नवंबर 2025 को किया गया था? तो इस कार्यक्रम का नाम था HR कॉन्क्लेव 2025। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने किस विश्वविद्यालय के निलंबित कुलगुरु प्रोफेसर रमेश चंद्रा को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश 11 नवंबर को जारी किए हैं? तो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के थे। इनको तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। किस संस्थान के द्वारा जयपुर, अलवर और सीकर जिलों में अनुपयोगी कृषि भूमि जो है इसको हरित क्षेत्र में बदलने की विशेष मुहिम शुरू की गई है? तो विज्ञान भारती के द्वारा की गई है। जयपुर, अलवर और सीकर जिले में अनुपयोगी जो भूमि है इसको हरित क्षेत्र में बदलने की विशेष मुहिम। जयपुर चेस क्लब रैपिड ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कृतज्ञ सिंह ने जीता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर को मुंबई में आयोजित 7वीं मटेरियल केमिस्ट्री राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान MSc मेंटर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो नीलिमा गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दैनिक भास्कर की सकारात्मक पत्रकारिता की पहल नो नेगेटिव मंडे को अफाक्स के द्वारा आयोजित ब्रांड स्टोरेज अवार्ड्स में किस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट यूजर जनरेटेड कैंपेन UGC श्रेणी के अंदर जो है सम्मानित किया गया है। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अखिल अरोड़ा को किया गया है। ठीक है। दिग्बोई गोल्फ फोर्स असम में आयोजित 25वें इंडियन ऑयल सर्वो मास्टर्स गोल्फ 2025 में रामबाग गोल्फ क्लब के प्रखर असावा कौन से स्थान पर रहे हैं? तो रामबाग गोल्फ क्लब के हैं प्रखर असावा, ये 9वें स्थान पर रहे हैं। गाजियाबाद में आयोजित 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने दिल्ली को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है राजस्थान की बालिका टीम ने। 11वीं सीनियर राज्य स्तरीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता जयपुर ने किसे पराजित करके जीती है? तो कोटपुतली को पराजित करके जयपुर ने जीती है। थैंक यू फ्रेंड्स।